Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 18 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड सोर्स की अगर मैं बात करूं तो द हिंदू से ही सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पर ली गई हैं. ठीक है, सिंस आज का लेक्चर 2-3 दिन बाद हुआ है तो द करंट अफेयर्स विच यू विल बी सीइंग वो थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पर, बट मेजरली कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं था जिसमें आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है. ठीक है, या कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, कुछ ऐसा नहीं है, नया ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड अगर होता भी है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. राइट, सो टू बिगिन विथ शुरुआत करते हैं हम. जीएसटी रिफॉर्म्स विल बेनिफिट द पुअर एंड मिडिल क्लास. तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना, हम इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि अभी मेजरली हम जो 4, वैसे टेक्निकली 5 होते हैं बट 4 जितने भी हमारे पास अभी जीएसटी को लेकर स्लैब्स हैं, राइट, वो कौन सी एग्जिस्ट करती हैं. 5% वाली एग्जिस्ट करती है, 12% वाली एग्जिस्ट करती है, 18% वाली एग्जिस्ट करती है एंड 28% वाली करती है. एक 40% वाली भी करती है बट वो हम सिन गुड्स के लिए रखते हैं. तो हम मीनिंग में आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, तो ये 4 में से अब सिर्फ 2 ही रह जाएंगी. ठीक है, सो अब वो 2 कौन सी रह जाएंगी वो भी मैं नहीं बताने वाली, बट उसके पीछे का रीजन यहाँ पर उन्होंने यही दिया कि जो गवर्नमेंट है दे ऑलरेडी वांट इंडिया जो है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई होगी मेजरली, कि वो एक तरह से कंज्यूमर ना होकर यहाँ पर एक्सपोर्टर वाला यानी कि मैन्युफैक्चरर वाला काम करे. ठीक है, तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ना आप देखोगे कि आगे भी हम न्यूज़ देखेंगे तो उसी के बेसिस पे उन्होंने यही बोला कि हम ये जो 4 हम मेजरली टैक्स को फॉलो करते हैं इनमें सिर्फ 2 ही रह जाएंगी. ठीक है, सो गुड गवर्नेंस के तौर पर उन्होंने बोला कि यहाँ से इस पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर के लिए भी आसान हो जाएगा. ठीक है, जीएसटी कम लगेगा सबको. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो अब गुड्स का प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर का इससे फायदा होने वाला है. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने यही बात बोली. एंड कुछ चीज़ें जो हैं सर्टन थिंग्स जो कि अब 28% वाले में से हट के 18% वाले में से चले जाएगी एंड कुछ 28% वाली हट के यहाँ पर सिन गुड्स के अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम में चला जाए. ठीक है, एंड कुछ जो 12% वाली थी वो 5% या 18% में यहाँ पर मर्ज हो जाए. कुछ तो ऐसी चीज होगी. अब सवाल देखते हैं फटाफट से कि जीएसटी रिफॉर्म्स एम टू ब्रिंग द टैक्स स्लैब्स एट 5% एंड 10%. दूसरी चीज, द सिन गुड्स आर लग्जरी गुड्स विच अट्रैक्ट्स 40% जीएसटी. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, सबसे पहली चीज जो टैक्स रिफॉर्म्स है, दे एम टू ब्रिंग द टैक्स स्लैब्स एट 5% एंड 12%. ऐसा नहीं है, जो हमारे पास 4 टैक्स स्लैब्स हैं 5%, 12%, देन वी हैव 28% एंड 18% वाली जो स्लैब है, इनमें से 28 एंड 12% को हटाने की बात की जा रही है, तो 5 एंड 18% वाली स्लैब्स हमारे पास रह जाएंगी. फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट है कि सिन गुड्स जो है वो लग्जरी गुड्स नहीं है. सिन गुड्स आर दोज, एक तरह से इन पे पेनल्टी लगाई जा रही है. ठीक है, कौन से होते हैं ये प्रोडक्ट्स, जैसे मेजरली इसमें टोबैको इंक्लूड होता है. ठीक है, ये अब आप सिगरेट्स की बात कर सकते हो, तो ये सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप इनको परचेज करो तो एक तरह से आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो. सो एज अ रिजल्ट सरकार क्या चाहती है यहाँ पे कि एक तो चलो उनसे इनकम तो जनरेट हो रही है, बट एज अ होल सेकेंड जो इनका इनिशिएटिव यहाँ पे सरकार का ये होता है कि इनकी जो परचेजिंग है या आप कह सकते हो कि इनकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम की जा सके, ताकि लोग जो है कंजम्पशन इन सारे प्रोडक्ट्स की कम कर सके. तो ये लग्जरी गुड्स यहाँ पर नहीं होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है. डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो. देन उत्तराखंड कैबिनेट क्लियर्स बिल फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सो अब इसके अंदर क्या होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात चल रही है. सो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास मदरसाज हैं या इवन की जो सिख स्कूल्स हैं या हर एक जो आप कह सकते हो माइनॉरिटी स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी कम्युनिटी से लेकर उनके लिए बेसिक अमेंडमेंट है. इसके अकॉर्डिंगली अब अगर हम स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम एजुकेशनल राइट्स की यहाँ पर बात करें तो जो भी हमारे पास वक्फ एक्ट है या उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट है, उत्तराखंड नॉन अराबिक एंड पर्शियन मदरसा एंड रिकग्निशन रूल्स हैं, ये रिपील हो जाएंगे. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बीट पाली या गुरमुखी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिकॉग्नाइज की जाएंगी. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक जो माइनॉरिटी के खुद के राइट्स हैं, उनके जो कल्चर है, उनके ऊपर यहाँ पे चेंजेस एजुकेशन के फील्ड में लेके आने की बात की जा रही है. दूसरी चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने के लिए अब सरकार ये चाहती है उत्तराखंड की कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रजिस्टर किए जाने चाहिए अंडर सोसाइटीज एक्ट या ट्रस्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो जो ओनरशिप है ऑफ द लैंड, बैंक अकाउंट्स एंड अदर एसेट्स वो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए.
जाएंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली, रिकॉग्निशन जो है वो विड्रॉ हो जाएगी उस केसेस के अंदर जहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी जाए, या एक्टिविटीज अगेंस्ट रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी यहां पर अगर देखी जाती है। सो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यहां पर रखना चाहते हैं, रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर रखना चाहते हैं, एंड क्वालिटी के बेसिस पे यहां पर एजुकेशन को आगे लेके जाने की बात यहां पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। ठीक है, मेजर सा एक आइडिया है। अब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट हम यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल आपको पेयर्स देखने हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच देखने हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, क्या वो राइट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है 31A, दैट इज फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है 30 क्लॉज 2 जो हमें बोलता है स्टेट लॉज प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक ही करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 दिया गया है। ठीक है, 31 के अंदर ऑल राइट ऑफ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। बाकी 1A और जो 2 है इनको आपस में अदला बदली कर दिया गया था। आर्टिकल 31A आपको ये बोलता है, 30 क्लॉज 1A आपको यही चीज बोलता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकती है प्रॉपर्टी की ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैब्लिश किया गया है, एडमिनिस्टर किया जाता है एक माइनॉरिटी के द्वारा, जो कि अब क्लॉज 1 में रेफर किया गया है, दैट इज दिस। एंड यहाँ पर स्टेट शैल एंश्योर, तो स्टेट ओन यहाँ पर भी बात की जा रही है, स्टेट शैल एंश्योर कि जो अमाउंट है फिक्स्ड बाय या डिटर्मिन्ड बाय सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज दैट वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड अंडर द क्लॉज। तो ये स्टेट के साथ यहाँ पर डील कर रहा है। देन 30 क्लॉज 2 की बात करें, ग्रांटिंग एड इन एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ग्रांट इन एड की बात कर रहा है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ऑपोजिट यहाँ पर पता लग गया होगा कि स्टेट लॉज जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो नहीं आता तो आपको एक बार यहाँ पर अपडेशन की तरह पता लग जाएगा। देन 5 चिल्ड्रन अमंग 7 किल्ड इन क्लाउड बर्स्ट लैंडस्लाइड इन कथुआ। ठीक है, तो इस न्यूज़ के अंदर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज एन एग्जाम्पल आप साइड कर सकते हो अगर आपको मेंस के पेपर में इस साल या नेक्स्ट ईयर पूछा जाता है सवाल, है ना। बट हम क्लाउड बर्स्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या होती है। तो उससे जुड़ा सवाल यही है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्लाउड बर्स्ट। सबसे पहली चीज आपको क्लाउड बर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है, एकदम से जब हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में, ठीक है, पानी सडनली डाउनपोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल जो है एकदम से ही आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जो फ्लो ज्यादा हो रहा है एंड ऑटोमेटिकली पानी जो धरती पे गिरता है, लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, सपोज ये एरिया है, यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, नॉर्मल बारिश हो रही थी पहले, बट अब सडनली क्या होता है कि सडन डाउनपोर हो गया इस रीजन के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला रीजन जो है पानी सह नहीं पाया। एज अ रिजल्ट ये जो पानी है यहाँ पे लोगों को लेकर या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बह जाता है इन द लोअर रीजन्स। तो हायर ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में बेसिकली ये होता है। सो अब इसके पीछे आपको देखना है कि कौन से फैक्टर्स नहीं है रिस्पॉन्सिबल। डाइवर्जेंस ऑफ एयर मासेस, देन एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, cumulonimbus clouds and delayed lightning discharge. Which among the following is not responsible for a cloud burst? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंस ऑफ एयर मासेस। तो डाइवर्जेंस का एक मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। अगर अलग हो गए एयर मासेस हमारे पास, कूलर एयर एंड हॉटर एयर अगर अलग हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास क्लाउड बर्स्ट तो होगा ही नहीं ना। तो डिफरेंस इन प्रेशर अगर होगा ही नहीं तो एकदम से पानी कैसे नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो कन्वर्ज होता है, एयर मासेस जब कन्वर्ज होता है तो हमारे पास सडनली क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है इन एयर प्रेशर, जिस वजह से फर्दर हमारे पास इतना मौका नहीं होता, या इनफैक्ट नेचर के पास इतना मौका नहीं होता, एंड सडनली क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो समझते हैं हम, क्लाउड बर्स्ट जो है सडन लोकलाइज्ड इंटेंस रेनफॉल का इवेंट है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एक पर्टिकुलर एरिया में गिर जाती है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा जनरली माना जाता है, एन आवर ओवर अ स्मॉल एरिया। तो बहुत सारी ऐसी एरिया जो चीजें हैं कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाउड बर्स्ट की फॉर्मेशन में। पहली चीज इंटेंस अपड्राफ्ट, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं डिटेल में, कि वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो रैपिडली हवा में ऊपर चल जाती है, ठीक है, वाटर वेपर को हाई अमाउंट में ऑटोमेटिकली लेकर जा रही है, जहां पे ये क्लाउड यहाँ पे बनाती है, जो कंडेंसेशन का हमारा प्रोसेस है, क्लाउड मेकिंग का प्रोसेस है। तो इस वजह से रैपिड असेंट होता है। ये टोपोग्राफिक फीचर्स यानी कि माउंटेन्स या बाय एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी से फर्दर क्या हो रहा है, आप कह सकते हो इंस्टिगेट बोलते हैं ना, कि उसकी वजह से वो चीज ज्यादा जल्दी हो रही है। सो अब हाई मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर ज्यादा होता है,
असेंशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हैवी रेनफॉल तो ऑटोमेटिकली कराएगा ही कराएगा, तो ह्यूमिडिटी भी हमारे पास ज़्यादा है, वाटर वेपर लेवल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि रैपिड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हो सके। तीसरी चीज़ होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तो ये पढ़ लेना ध्यान से कि ये ऐसे टावरिंग वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं विच इज केपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर नहीं आपको पता तो एनसीईआरटी को एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, सो एनसीईआरटी में आपको इन डिटेल बताया गया है निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, सिरस क्लाउड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ये अमाउंट जो है कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल होते हैं एंड एसोसिएटेड होते हैं विद थंडरस्टॉर्म्स एंड क्लाउड बर्स्ट। चौथी चीज़ होती है स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशंस। हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसी टेरेन में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे फोर्स ऑफ एयर अपवर्ड्स ईजिली लग पाए, इंटेंसिफाई कर सके कॉन्डेंसेशन एंड रेनफॉल को एज अ होल। जैसे कि अब रीजन्स वेस्टर्न घाट्स के हो गए, हिमालयन रीजन्स हैं, वो दे आर नोन फॉर देयर ससेप्टेबिलिटी टू क्लाउड बर्स्ट। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है हमारे पास कि वार्म मॉइस्ट एयर ओवरलेड बाय कूलर डेंसर एयर, वो रैपिड कन्वेक्शन इंटेंस रेनफॉल को यहाँ पर जगह देगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाटर बॉडीज में फ्रंट की फॉर्मेशन होती है ना, बट वो अब कैसे होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, अब ये वर्टिकली फॉर्मेशन हो रही है सेम चीज़ की, तो अब कैसे सह पाएगी वार्म एयर या कोल्ड एयर आपस में एक दूसरे को, है ना। सो इसी तरीके से टोपोग्राफिक इफेक्ट जो है हिली या माउंटेनियस टेरेन की वजह से कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस होते हैं यहाँ पे कि मॉइस्ट एयर जो है वो कोलाइड हो जाती है कूलर डेंसर एयर के साथ, ट्रिगर करती है रैपिड वर्टिकल अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब डेंसर एयर वो नीचे आना चाहेगी, अब जो हमारे पास लाइटर एयर है वो ऊपर जाना चाहेगी, तो इसी वजह से आपस में सब गुड़ गोबर हो जाता है एंड फाइनली हमारे पास क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। डिलेड लाइटनिंग डिस्चार्ज कि सम केसेस में ये चीज़ देखी जाती है कि डिलेड लाइटनिंग डिस्चार्ज जो है दे कैन रिटेन सम लेटेंट एनर्जी। तो अब इस वजह से क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से फाइनली हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइटनिंग होती है, तो अब उससे क्या होता है कि जो हीट है वो निकलती है एंड लाइट भी हमें देखने को मिलती है। बट अगर वो चीज़ नहीं होती तो लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है कि स्पेसिफिक टाइम पे वो रुकी रहती है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वो सॉलिड या आप कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसको तोड़ने में हेल्प करती है, या वो जो हीट है ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रही है कि लाइटनिंग जो है उस वजह से क्या हो रही है, अगर लेटेंट हीट ज्यादा टाइम ले रही है हमारे पास, सो एज अ रिजल्ट जो डिलेड है वो लाइटनिंग होगी, है ना। सो एज अ रिजल्ट फाइनली हमारे पास क्या होता है कि एक तरह से लाइटनिंग जो है वो डिले हो जाती है, इंटेंस रिलीज ऑफ मॉइस्चर एकदम से हो जाता है डिले की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, लेटेंट हीट उतनी रख रही है उसको, प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, और जो विद इन 5 to 10 सेकंड्स पहले इवेंट होना चाहिए था, 5-10 सेकंड से अगर डिले हो रहा है तो उस वजह से प्रेशर भी ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स उतने ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, लेटेंट हीट उसको नहीं तोड़ पा रही है, एज अ रिजल्ट एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पर आपको यही चीज बताई जा रही है। देन बिल टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टुडे, तो ये 2.0 वर्जन है ऑफ जन विश्वास बिल 2025। तो ऐसा बिल हमारे पास पहले भी एग्जिस्ट करता था, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025 जो है ये अमेंड करेगा कुछ ऐसी आप कह सकते हो सिचुएशंस को या ऐसे इवेंट्स को या पेटी ऑफेंसेस को जिसको हमने क्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक है, तो अब ये उनको और कम करेगा। हमारे पास जो पहले 1.0 वर्जन था इसका, उसकी वजह से भी आप देखेंगे तो 42 सेंट्रल एक्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्रीज एंड अक्रॉस सर्टन डिपार्टमेंट्स, इसने ऑटोमेटिकली कम किए थे, डीक्रिमिनलाइज किए थे। अब ये फर्दर जो है वो पेनल्टीज को कम करेगा। अगर इम्प्रिजनमेंट है तो हो सकता है उसको फाइन के अंदर कर दे, अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है तो हो सकता है उसमें सिर्फ फाइन रहने दे। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन में सिर्फ फाइन है, हो सकता है उसको डीक्रिमिनलाइज करके कुछ भी ना रहे, या फाइन का जो अमाउंट है वो कम कर दिया जाए, कुछ भी ऐसे चेंजेस जो लेके आने की बात की जा रही है। तो हम 1.0 वर्जन के ऊपर यहाँ पे फर्क जो है देखते हैं, या थोड़ा सा अब डालते हैं प्रकाश की क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड is the nodal department for coordinating the initiatives under ease of doing business. Second, Jan Vishwas Act decriminalized 183 provisions of 42 central acts. Second statement में आपको automatically बता चुकी हूँ भी. Which of the statements above is are correct? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो बेसिक आइडिया क्या है, जन विश्वास बिल के पीछे का एक रीजन यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो जीएसटी टैक्स स्लैब की बात की थी कि हम आगे जाके एक और चीज़ को पढ़ेंगे, न्यूज़ को पढ़ेंगे, वो यही न्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि एफडीआईज इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती। वन ऑफ द रीजन इज कि हमारे पास जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब जो बाकी कंपनीज हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट तभी करना चाहेंगी इन दैट केस कि अब हमारे पास अगर रेगुलेशंस कम है, डीक्रिमिनलाइज अगर आप कर सको या थोड़ा सा आप ईज आउट कर सको उन रेगुलेशंस को, है ना। एक रीजन ये है, ऑलरेडी हमारे पास चीप लेबर की अवेलेबिलिटी तो है ही है, इंडिया जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है ही है ना। तो हम डिवैल्यूएशन अब जैसे बात करते हैं वो करने की जरूरत इंडिया को फिलहाल नहीं है। रिजर्व्स की अगर हम बात करें वो नहीं है, तो रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, अब हमें डिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है रुपये की, है ना। सो अकॉर्डिंगली हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट
कम कर रहे हैं, थोड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा पहले से कम हो रहा है, ठीक है, सर्टेन चीज़ों में ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों की वजह से अब क्या होता है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की जाती है, तो उसके लिए अब जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो टाइम एंड अगेन ना इसके रिलेटेड इंडेक्स भी निकालना उसने शुरू किया है रिसेंटली, है ना। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि क्या क्या चीज़ों में कमी है हमारे पास या क्या चीज़ें जो है एक्स्ट्रा हमें करनी चाहिए ताकि जो इंटरनल ट्रेड है वो कैसे बूस्टअप किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत है ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, चाइना वाले मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट कर सकें। वो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार वांट्स कि हम सेल्फ रिलायंट बन सके। तो इसी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अकॉर्डिंगली जन विश्वास बिल जो है, अब हमारे पास GST कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग चाहेंगे इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो अब हम उसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को फिर से चला पाएँ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे शिफ्ट टू बायोप्लास्टिक ऑन ट्रेन। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, अब पहले चलो मेरे को एक सवाल है, मेरे को बताओ, चाहे NCERT से ढूंढ के बताना या नेट से ढूंढ के बताना, कि इंडियन जो रेलवेज हैं उसके कितने जोन्स हैं, ठीक है, कितने जोन्स हैं। ओके चलो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट रेलवे जोन कि वो शिफ्ट करे कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक ऑन ट्रेन। तो उनका बेसिक आइडिया यहाँ पर यही है कि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 40,000 बायोप्लास्टिक बैग्स अक्रॉस 25 ट्रेन्स, जो कि अब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, फ्रॉम द रेलवे जोन टर्मिनल अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बंगाल, बिहार, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। एंड ये डेवलपमेंट किसकी वजह से हो पाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की वजह से। एंड ISO सर्टिफिकेशन देखें तो 17088 कंप्लायंट बायोप्लास्टिक है, ठीक है। सो अब ये पैसेंजर्स में बांटे गए हैं। अब इससे जुड़ा सवाल हमारे बायोप्लास्टिक से ही होगा। सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोप्लास्टिक्स आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। Second, bioplastics are produced by extracting the sugar from plants like corn and sugarcane and converting it into polylactic acids. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। पहली बात तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। बायोप्लास्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो अब हमारे पास बायोप्लास्टिक्स का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली प्लास्टिक्स थे वो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट से बनते थे, ठीक है। अब पेट्रोलियम की हमारे पास पता है कि फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल एनर्जी की वजह से, एंड सबसे बड़ी बात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ करते थे, ठीक है। बट अगर हम बायोप्लास्टिक्स की बात करें तो ये कंप्लीटली यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। सम माइट बी कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल बट सम माइट नॉट बी। अब उनके लिए ना यहाँ पर एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं, एडिशनल चीज़ें कि वो कंप्लीटली यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल हो पाए। तो यानी कि इंडस्ट्रियल तरीके से उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट उनको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अब इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फ़ायदा और भी है कि एक्सट्रैक्ट की जा रही है जो शुगर कॉर्न एंड शुगर केन से, एक तो वो हम इथेनॉल में ब्लेंडिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, तो शुगर इंडस्ट्री वाले वहाँ से भी एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, एंड बायोप्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग से भी यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्री वाले हैं उनका आप कह सकते हो प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन ऑल टुगेदर बढ़ गया है। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। तो ये साइकिल ऑफ बायोप्लास्टिक आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दी गई है। देन टू हेल्ड विद 2.97 CR वर्थ व्हेल वॉमिट इन अहमदाबाद। पूरा न्यूज़ नहीं हमने पढ़ना, हम सिर्फ व्हेल वॉमिट के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे, क्या होता है, ठीक है। सो उससे जुड़ा यहाँ पर सवाल देखते हैं पहले, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। एम्बरग्रेस, जिसको हम व्हेल वॉमिट बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्म व्हेल। सेकंड, एम्बरग्रेस इज मेजरली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। तो एम्बरग्रेस, जिसको हम व्हेल वॉमिट बोलते हैं, वो स्पेसिफिकली स्पर्म व्हेल के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। तो अब इनकी जो आप कह सकते हो स्टमक है, वहाँ पे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं कि ये जो हमारे पास एम्बरग्रेस है, इसकी जो अरोमा है वो बहुत ज़्यादा, आप फ्रेग्रेंस की बात करो तो वो मस्की, वुडी ऐसी होती है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एसिड्स इन द बॉडी ऑफ स्पर्म व्हेल, ठीक है, इन द स्टमक ऑफ स्पर्म व्हेल। तो इसी वजह से इसका जो ज़्यादातर यूजेज है, या अगर हम ट्रेडिशनली भी देखें या एंशिएंट हिस्ट्री की भी जब हम बात करें, इनका यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में होता है,
ठीक है, या अरोमा से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में होता है। सो इसी वजह से अरोमा थेरेपी एंड एवरीथिंग, इस वजह से आप देखोगे कि जो व्हेल वॉमिट है उसकी तस्करी बोलते हैं वो बहुत की जाती है। इंडिया के अंदर जो है ये चीज़ इलीगल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करें, कंजर्वेशन की बात करते हैं स्पर्म व्हेल। तो स्पर्म व्हेल का मेरे को IUCN स्टेटस, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वैसे आपको पता लग जाना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा शेड्यूल है उसके अंदर आती है। ये दो का आप मेरे को आंसर यहाँ पर और दोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए। Then grassland invaders stifle Assam's island-like national park home to feral horses. The only sanctuary या reserve जिसको हम बोलते हैं कि it is home to the feral horses, तो वो कौन सा एरिया है? असम का दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इट इज द ओनली हैबिटेट ऑफ फीरल हॉर्सेज इन इंडिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो स्पीशीज हैं वो ऐड होती जा रही हैं टाइम टू टाइम, तो इस वजह से जो चेंजेस हैं वो ग्रासलैंड डोमिनेटेड लैंडस्केप में होते जा रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर लार्जली जो है रेकरिंग ब्रह्मपुत्र रिवर से फ्लड्स आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स आ रहे हैं विलेजेस के अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो इन्वेडिंग स्पीशीज है प्लांट की भी, जिसमें मेजरली ग्रासलैंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड जिनका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है वो आ गई हैं। ठीक है, सो इस वजह से जो लोकल स्पीशीज है या जो एंडेमिक स्पीशीज है उनको यहाँ पर जगह कम मिल रही है या दे आर डाइंग। ठीक है, सो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हमारी कोई भी ऐसी स्पीशीज आ जाती है, जब हम नेटिव इन्वेडर्स या ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग ट्रीज की, सिमालू या अजमार इन एसमीज जो हमारे पास लोकल स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं। लंटाना कमारा जो हमारे पास एक बेसिक इन्वेजिव स्पीशीज थी, तो उसने क्या किया, छोटी सी जगह से उन्होंने शुरू किया एंड फर्दर जो है हमारे पास जो इंडिजिनस स्पीशीज है उनको यहाँ पर कवर करते गए। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो स्टडी आई है एक टाइटल ग्रासलैंड्स इन फ्लक्स, एनालाइज कर रही है लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंजेस इन डिब्रू साइखोवाड़ा विच इज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क इन 1999 थ्रू 2024। तो इस पीरियड के बीच में उन्होंने यहाँ पर एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली यही चीज़ बताई है कि ग्रासलैंड जो है वो बढ़ गए हैं एंड इट वॉज पब्लिश इन लेटेस्ट इन इंसू ऑफ द अर्थ एंड इंटरनेशनल जर्नल जो कि पीयर रिव्यूड है ऑन अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये चीज़ें बताई हैं एंड बोला है कि लैंड लाइक फॉर्मेशन बिटवीन ब्रह्मपुत्र टू नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर टू द साउथ, इसके बीच में जो हमारे पास आइलैंड लाइक एक स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हॉर्सेज नेटिव हैं, फीरल हॉर्सेज नेटिव जगह हैं। सो वहाँ पर अब लैंड जो है अब वहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रासलैंड जो है 28.78% जो है ऑफ द 425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 2000 तक मतलब कवर करते थे, फॉलोड बाय सेमाई ग्रीन फॉरेस्ट 25.58%। तो ये आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो 2013 के अंदर जो श्रब ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट करने लग गए, दैट इज 81.31 स्क्वायर किलोमीटर एंड डिग्रेडेड द फॉरेस्ट एक्सपैंडेड टू जो 75.56 स्क्वायर किलोमीटर। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो था वो अब थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो एरियाज हैं आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है, तो ऑल टुगेदर फाइनल डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ग्रासलैंड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेटन्ड द सर्वाइवल ऑफ लोकल फौना एंड रिड्यूस कार्बन स्टोरेज, जो कार्बन सिंक है वो कम हो गया एंड पोटेंशियली इंटेंसिफाइड क्लाइमेट चेंज। तो अब अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो स्पीशीज़ है हमारे पास वो देखने को मिलती हैं, तो जिनका डिक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा बंगाल फ्लोरिकन, हॉग डियर, स्वैम्प ग्रास ब्लैबर, ये कम होने यहाँ पर शुरू हैं। जो 200 फीरल हॉर्सेज हैं वो डिसेंडेंट्स हैं ऑफ मिलिट्री हॉर्सेज जो कि अबैंडन किए गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सो जो स्टडी ने रेकमेंड किया कि जो टारगेटेड ग्रासलैंड रिकवरी प्रोजेक्ट है दैट वुड एनकम्पास कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, improved surveillance, increased staffing and relocation of forest villages and support community based conservation effects। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई। सवाल क्या है, consider the following with respect to डिब्रू साइखोवाड़ा national park। It was designated as a biosphere reserve in July 1997। Second, it was originally created to help conserve the habitat of rare white-winged wood duck। Which of the statements above is are correct? तो पहली स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस कर ली यहाँ पर न्यूज़ के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि इट वाज हेल्प्ड या क्रिएटेड टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ रेयर वाइट विंग वुड डक।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट डाली गई थी, तो डिटेल में आप आंसर इसका पढ़ सकते हो। देन व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो ये वही की वही सारी स्टडी है जिसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो सरकार है उन्होंने माना कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने जो 5 साल पहले ही अचीव कर ली है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इंजन है, रबर है गाड़ियों की, जो 2023 से पहले बनी थी स्पेसिफिकली, वहाँ पर जो है अब इंजन उनकी कोरोजन रेट या जो पेट्रोल या फ्यूल टैंक है उसकी कोरोजन रेट जो है वो बढ़ गई है एंड माइलेज जो है वो कम हो गई है। तो अब ऑल टुगेदर इसमें स्टडीज़ आपको वेरियस क्या क्या कह रही हैं उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, लाइट रीडिंग इसको दे सकते हो। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो इसी न्यूज़ के अंदर दिए गए हैं, वो क्या है कि जो द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2021 फाउंड दैट ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड। Second, कि as per the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the shift to ethanol blended petrol has helped India reduce carbon dioxide emissions by 700 lakh tons. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड न्यूज़ के अंदर ही आपको ये डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, जो 2 इंपॉर्टेंट डेटास थे यहाँ पर कोट किए गए थे, मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन के तौर पे। बाकी आप एक बार लाइट रीडिंग अगर आप इसको दोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देन बायोडाइवर्सिटी एवरीवेयर इज ऑर्डर्ड बाय अ कॉमन हिडन पैटर्न, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस्ट पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारा इन डिटेल आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जिस्ट इसको पढ़ेंगे, सिर्फ जिस्ट पढ़ेंगे और कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड, पुतिन एग्रीज टू यूएस यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन एट द समिट, तो यहाँ पे आर्टिकल 5 लाइक प्रोटेक्शन नेटो को रिलेटेड उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियस पोल्स बिल गिव्स अनफेटेड डिस्क्रिशन टू इलेक्शन कमीशन, दोबारा ये न्यूज़ आती है ना, मैं आपको सवाल पूछूंगी यहाँ पे मेरिट रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेकेंड, नेपाल पीएम लाइकली टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ, ऑफिशियल्स मीट इन काठमांडू, तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी ऑनगोइंग बैच, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।